Hello students, how are you? All well? Okay, let's start chapter number 9, Mechanical Properties of Solids. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे छोटा चैप्टर होगा इस स्टैंडर्ड में। बहुत सारी बातें हैं इसमें। कुछ बातें ऐसी है जो आप जानते हो, कुछ बातें ऐसी होगी जो आप जानते हुए भी नहीं जानते होंगे, और कुछ नई बातें हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कि भाई सॉलिड बॉडी जो है उसका एक और भी नाम है जो हम लोग यहाँ पे बार बार यूज करेंगे, और वो है रिजिड। सो व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड रिजिड? तो सबसे पहला वर्ड है रिजिड बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन distance among all particles remains invariant. Is called रिजिड बॉडी। जो पार्टिकल्स है वो इनवेरिएंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इट इज एन आइडियल कंसेप्ट, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। एन आइडियल कंसेप्ट in rigid body, in rigid shape and dimension cannot be changed. शेप और डायमेंशन है वो चेंज नहीं हो सकता है। वाइल ऑन सॉलिड बॉडी इन सॉलिड shape and dimension can change by applying force. Can be changed by applying force. ओके, तो सॉलिड बॉडी जैसे कि स्माइली बॉल इज अ सॉलिड बॉडी, बट अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उसका डायमेंशन जो है वो छोटा हो जाता है। तो हियर इन सॉलिड शेप एंड डायमेंशन कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेस। ओके, सच फोर्सेस आर नोन एज डिफॉर्मेशन फोर्सेस। डिफॉर्मेशन फोर्सेस, डिफॉर्म करना, द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। Forces which can change shape and dimension of body is called deforming forces.
ओके। और ये जो चेंज मिलता है दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। यहाँ पे जो बॉडी अपना जो शेप चेंज करेगी, अगर हम सिंपल है कि भाई ये मेटल प्लेट है, ठीक है, ये ऐसे फोर्स, ये शेप चेंज हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, व्हाट इज डिफॉर्मेशन? तो dimension and shape can be changed by applying external forces and these changes are known as deformation, are known as deformation. ओके, यहाँ पे हमने फोर्स दिया, बॉडी डिफॉर्म की, लाइक दिस। फोर्स मैंने दिया, बॉडी डिफॉर्म की, फोर्स वापस कर दिया, बॉडी अपनी पोजीशन वापस आ गई। दिस बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी, दैट बॉडी गेट्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर removing deformation force. The body is called elasticity, especially rubber. रबर अगर आप खींचोगे, वापस करोगे तो वापस आ जाएगा, that's elasticity. उसके बाद आता है partially elastic. पार्शियली इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो एक सिंपल एग्जांपल है, सपोज ये स्केल है, ठीक है, मेटल है, ये मैंने ऐसे बेंड किया, रिमूव कर दिया तो वापस, बट ये थोड़ी सी अगर ऐसे रह जाएगी, 100% अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। ओके, द बॉडी कैन नॉट गेट इट्स ओरिजिनल पोजीशन 100%, बट ट्राई टू गेट, इज कॉल्ड पार्शियली इलास्टिसिटी। Body tries to retain its position. However, it cannot retain its original position. Guys, cannot get its original position is called partially elasticity. ओके, और लास्ट में
इन इलास्टिसिटी। क्या आएगा? इन इलास्टिसिटी। लेट मी चेक क्या वो कितना दिख रहा है। ओके, दिखेगा। सिंपल। बॉडी कैन नॉट रिकवर its position. It's called inelasticity of body. ओके, तो ये कुछ बातें थी, कुछ डेफिनेशंस थी जो आपको याद रखनी है और आगे भी काम में आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बॉल मॉडल, बट उससे पहले आप ये लिख लो फटाफट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्प्रिंग बॉल मॉडल फॉर एटम स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्प्रिंग बॉल मॉडल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक है बॉल और दूसरी है स्प्रिंग। नाउ बॉल बिहेव्स एज एटम एंड स्प्रिंग बिहेव्स एज इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसे हम लोग बॉन्ड भी कह सकते हैं। बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो एक बॉल दूसरे बॉल के साथ थ्रू द स्प्रिंग कनेक्टेड है। बॉल इज connected to other balls through spring. Okay, now if you pull a ball, if one ball is pulled, okay, is pulled, तो एक बॉल को पुल करोगे तो स्प्रिंग्स which are connected to this ball are the spring which are connected to ball are stretched, otherwise will be stretched. तो ये बॉल यहां पे आएगा, सपोज ये बॉल यहां पे आएगा, सपोज ये बॉल यहां पे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट of balls occur, and as a result जिसके कारण इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, balls occurs and as a result surface stretch or it means expand, सरफेस जो होगी वो एक्सपांड होगी,
एंड इस एक्सपांशन को क्या कहेंगे? दैट्स डिफॉर्मेशन। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डिफॉर्मेशन। नाउ इफ यू रिमूव्ड फोर्स, जैसे इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो ये वापस से अंदर चला जाएगा, ये वापस से अंदर चला जाएगा, ये वापस से अंदर चला जाएगा। इफ force is removed, all balls get original position. All ball gets original position and body recover its शेप। बॉडी अपना शेप रिकवर करेगी। तो इसे कहते हैं बॉल स्प्रिंग मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉल जो है वो एटम शो करता है, स्प्रिंग जो है वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी कि बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, हमने जहाँ जहाँ स्प्रिंग वर्ड यूज़ किया है वहाँ बॉन्ड यूज़ करो, जहाँ बॉल यूज़ किया है वहाँ एटम यूज़ करो। सेम थिंग है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लो और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में। ठीक है, बट पहले ये लिख लो। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेस बाद में देखते हैं। स्ट्रेन जो है वो एक रेशियो होता है कि भाई कभी भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स के कारण कुछ बॉडी में चेंजेस मिलते हैं और कुछ बॉडी में वो चेंजेस नहीं मिलते हैं। तो जो भी चेंजेस मिलते हो वो चेंजेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब चाहे किसी बॉडी की लेंथ में चेंज हो, किसी बॉडी के शेप में चेंज हो, किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो, तो वो जो भी कोई चेंज मिलता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ change in dimension to original dimension. Is called strain. The formula of strain is equals to change in dimension divided by ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन का जो चेंज होगा वो सपोज लेंथ की बात करें तो ओरिजिनल लेंथ किस में होगी? मीटर। तो चेंज भी किस में आएगा? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसल। तो ये क्लियर हो गया कि इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी।
इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ मैटर। हर एक एलिमेंट में सेम जैसा नहीं होता है। टाइप ऑफ मटेरियल या तो मेटल। जैसा स्टील में होगा वैसा आयरन में ना हो, वैसा एल्यूमिनियम में ना हो, तो हर एक में आपको अलग अलग मिलेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल और मैटर। उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी उस फोर्स का रिएक्ट करेगी। दैट्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। कि भाई नहीं, मुझे चेंज नहीं होना है। हमने रबर को खींचा, लेंथ बड़ी हो गई, तो रबर के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स उस चेंज को, उस अप्लाइंग फोर्स को कंटिन्यूअसली अपोज करेंगे। तो अपोज जो करेंगे तो वो खुद भी एक फोर्स लगाएंगे, और जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उस रबर को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाके रख देगा। तो स्ट्रेस इज रेशियो ऑफ restoring force to area of cross section, area of cross section. Okay, force upon area. The symbol of stress is sigma, F by A. It is perpendicular to cross section. Force divided by area. Force is Newton, area is meter square, so it is Newton per meter square. Its unit is Newton per meter square. ओके, तो ये है स्ट्रेन और स्ट्रेस। फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम जाएंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में। फास्ट चलो। longitudinal strain and longitudinal stress. Longitudinal strain पहला. Now longitudinal strain is refers to the length. It is about लेंथ. वो सिर्फ लेंथ को ही एक्सप्लेन करेगी और अदर डायमेंशन को नहीं. ठीक है, हमने किसी बॉडी की ये है लेंथ है, ये लेंथ है. अब यहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स जिसके कारण इसकी लेंथ इंक्रीज होगी.
ये डेल्टा एल जितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल जितनी इंक्रीज हुई तो एल प्लस डेल्टा एल हो गई नई टोटल लेंथ। ओके, तो हियर लेंथ ऑफ rod is capital L and force F is applied on it. This force is tensile force, ये लेंथ को इंक्रीज करेगा। This force is tensile force which increases length, ओके। तो जो स्ट्रेन मिलेगा दैट्स अ सिंबल इज डेल्टा एल, इट्स इंक्रीज लेंथ divided by original length. Epsilon L is equals to increase length delta L divided by L. ओके, डेल्टा एल बाय एल। तो ये हो गई हमारी टेंसाइल स्ट्रेन, दैट्स अ टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरी है कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये है लेंथ। नाउ फोर्स F is applied, so delta L length decrease, total length is L, total length is L, so the new length becomes L minus delta L, L minus delta L. So we can write here compressive force is applied on rod। अंदर की ओर फोर्स हमें कंप्रेस किया, ऐसे प्रेस किया, तो उसकी जो लेंथ है वो अंदर की ओर प्रेशर होगी, अंदर की ओर जाएगी, तो जिसके कारण लेंथ विल डिक्रीज। सो हियर एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू, डिक्रीज के लिए माइनस लेंगे, minus delta L by L. This shows the decrease of the length. Longitudinal strain के बाद आता है longitudinal stress. Longitudinal stress. जैसे ही हमने रबर को खींचा, वायर को खींचा, हाँ, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स हमारे फोर्स को अपोज करेंगे। कैसे? तो यहां पे देखो, बढ़िया सी होनी चाहिए फिगर। ओके, ये फोर्स हमने अप्लाई किया आउटर एफ,
ठीक है, एक और फोर्स लेते हैं जो कि इनर साइड होना चाहिए, ये ले लो इनर साइड। तो इसके सारे के सारे फोर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो अपोज करेंगे, और पूरे क्रॉस सेक्शन से वो अपोज होंगे और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। देखो देखा, तो यहां पे फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोर करता है बॉडी को। तो हियर द रिस्टोरिंग फोर्स F, which opposes एक्सटर्नल फोर्स, बाहर के फोर्स और उसके जो चेंजेस होते हैं, बाहर के फोर्स और उसके चेंजेस को वो अपोज करता है। सो सिग्मा L इज इक्वल्स टू फोर्स FL अपॉन एरिया A। दिस इज कॉल्ड longitudinal stress. It is called longitudinal stress which is perpendicular to the cross section. परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये था पूरा लॉन्जिट्यूडिनल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड शियर। ओके, उससे पहले ये लिख लो। लेट्स गो। शियरिंग स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेस, मैंने शॉर्ट में लिखा है शियरिंग स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। ये शियरिंग क्या होता है? शियरिंग मतलब कि जब किसी बॉडी पे टेंजेंटियल फोर्स लगता है। कैसा? टेंजेंटियल, सरफेस पे फोर्स लगेगा जिसके कारण उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको ये दिखाऊं, ठीक है, अगर मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया टेंजेंटियल फोर्स, तो इसका शेप चेंज हो जाता है लाइक दिस, लाइक दिस, ये शेप चेंज हो गया। तो ऐसे टेंजेंटियल फोर्स जो होंगे वो सरफेस की दोनों साइड पे लगेंगे। दैट्स प्रोड्यूस अ कपल, प्रोड्यूस कपल। तो यहां पे देखते हैं, ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स। तो यहां पे हमने दो फोर्स लगाए। हियर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस tangential forces act on two opposite surfaces और as a result displacement produced due to it, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू इट, उन दोनों के बीच में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा।
फोर्स एफ, फोर्स एफ तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स थीटा, लेंथ, okay. So here shearing strain is equals to displacement divided by length. Shearing strain is a sigma s, it is x by L. X is what? X is opposite side, and L is adjacent side of the angle. So opposite side divided by adjacent side is tan theta. Tan theta is x by L. Value of theta is very small. Theta is not too small, it's very small. So we can say tan theta, it's nearly theta. So theta is equals to x by L. Theta is equals to x by L. This is called as shearing strain. And shearing stress, अब सीधी बात है कि जो फोर्स लगेगा वो सरफेस पे लगेगा, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी सरफेस पे लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस पे लगेगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस, सिग्मा टेंजेंटियल इज इक्वल्स टू एफ टेंजेंटियल डिवाइडेड बाय द एरिया, एफ टेंजेंटियल डिवाइडेड बाय द एरिया, तो इसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ओके। तो ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस, फटाफट लिख लो। उसके बाद लास्ट वॉल्यूम देखते हैं, लेट्स गो। अब देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। ये वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे मिलता है? तो नाउ किसी भी बॉडी को एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर दे, ऐसे कोई लिक्विड के अंदर डुबाओ, ओके, प्लेस अ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड विच प्रोड्यूस हाई प्रेशर, आप अंदर लेके जाओ, पूरा जो लिक्विड होगा उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा सभी जगहों से ऐसे ऐसे, जिसके कारण उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा। बट एक बात याद रखना कि सभी सरफेस से इक्वल फोर्स मिलता है, इसलिए बॉडी का जो शेप होगा वो चेंज नहीं होगा। शेप कब चेंज होता है? जब अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं। यहां पे तो सब इक्वल फोर्स लगेंगे, तो बॉडी का जो फिजिकल शेप है वो चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। सो यहां पे लिखेंगे, नाउ प्लेस अ बॉडी in fluid which produces
high pressure. Now, pressure on body is symmetric and as a result volume will decrease without changing shape. विदाउट चेंजिंग शेप यहां पे जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. देखो ऐसे, ये प्रेशर हुआ, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर और ये प्रेशर. ठीक है. शेप चेंज नहीं होगा. ऐसे. और अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना शुरू करेंगे. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. ये स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. ये प्रोड्यूस होगा. ठीक है. सो all internal molecules create, otherwise apply force on body. Force on body. So therefore, as a result, volume strain is equals to change in volume divided by original volume. Epsilon V. Change in volume is decrease negative delta V by V. डिक्रीज है इसलिए हमने डेल्टा V बाय V को नेगेटिव लिया. एंड वॉल्यूम स्ट्रेस जो मिलेगा volume stress, it's a force divided by area. Force it's F, area it's A. Force by area. लेकिन ये तो हाइड्रोलिक फोर्स है. Here F is hydraulic force. Hydraulic force. So pressure is equals to hydraulic force divided by area. So force is equals to pressure into area. Pressure into area. Therefore, sigma V is equals to pressure into area divided by area. Therefore, sigma V is equals to pressure. Stress produced in the body
इज इक्वल टू हाइड्रोलिक प्रेशर, इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक प्रेशर। तो ये है आपका वॉल्यूम, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, और यहां पे मैं लेक्चर खत्म करता हूं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।